व्हाट इज मूटिंग? तो अभी ये पीपीटी है, हम थोड़ा सा इस पे गो थ्रू करते हैं हम आज। व्हाट इज मूटिंग, व्हाई डू वी नीड मूटिंग, सिग्निफिकेंस क्या है, आप लोग के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है मूटिंग, इम्पॉर्टेंस और क्या उसमें आपको ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स का जो आपको एक अच्छा मूटर बनने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके स्कूल आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, द लॉ स्कूल, आपका कॉलेज कैसे आपको हेल्प कर सकता है इन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, पार्टिसिपेशन एंड ऑब्वियसली विनिंग। उसके बाद क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे तो व्हाट इज मूटिंग? मॉक ट्रायल इज नोन एज मूटिंग। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, कहते हैं ना माहौल क्रिएट किया जाता है एक कोर्ट जैसा, जैसे एक्चुअल कोर्ट्स होते हैं वैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जजेस होते हैं, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, ठीक है, विटनेसेस, और आप आर्ग्यू करते हैं। सो ड्यूरिंग अ मॉक ट्रायल नोन एज mooting, students teams argue a case before a judge or a panel of judges, right, to persuade the judges to agree with their position। उनको परसू करना है आपने कि जी हम सही हैं, ऑपोजिशन को हमने रिबट करना है। So the teams and must present a compelling case। There are two components to mooting। एक written submission जिसको हम मेमो बोलते हैं। लास्ट क्लास में एक थोड़ा सा आपको सैम्पल दिखाया था हमने, एक ब्रीफ सैम्पल, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड द अनदर कॉम्पोनेंट इज ओरल सबमिशन, जो ओरल राउंड्स होते हैं मूटिंग में। बिफोर द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन अ रिटन कॉन्ट्रीब्यूशन known as a moot memorial is made। Teams use written memorials as the basis for their spoken arguments। जो आपका मेमोरियल होगा, जैसे कोर्ट में when we argue a case, pleadings होती हैं, फाइल, पहले प्लीडिंग्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे हम आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में, और आउट ऑफ दैट प्लीडिंग्स, आउट ऑफ दैट फाइल आप नहीं आर्ग्यू कर सकते, आपको उसी के अराउंड अपने आर्ग्यूमेंट्स बेस करने हैं, राइट? क्लियर है? कुछ पूछना है? इंपॉर्टेंस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मूट कोर्ट? आपको क्या लगता है क्यों इंपॉर्टेंट है? इधर से आंसर आना चाहिए मेरे पास। गुड गुड, वेरी गुड। आज थर्ड डे है, आज आपको लग रहा है कुछ चेंजेस हैं आप में, हमारे बीच में एक बैरियर था, आपको लग रहा है वो थोड़ा सा रिमूव हुआ है, राइट? तो क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, स्किल्स बिल्ड हो रहे हैं, आप मुझे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। फर्स्ट डे पे सब बच्चे चुप थे बिल्कुल, बट आज आप लोग आंसर्स दे रहे हो, आई एम ग्लैड, वेरी गुड। और कोई क्यों इम्पोर्टेंट है मूट कोर्ट? मैम एज अ लॉ स्टूडेंट्स मूटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्टली मूटिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें ये पता नहीं होगा कि हाँ कोई केस पे आ रहा है एज ए क्लाइंट, तो आप उसको कैसे करेंगे, आर्गुमेंट से करेंगे, कैसे करेंगे, तो एज ए मूटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। सीखे या फिर कोई कॉम्पिटिशन से सीखे। अब बचपन में याद है मैथ्स को किस किस से डर लगता था, मैथ सब्जेक्ट से, कि अरे वाह भाई सब बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे तो बहुत डर लगता था मैथ्स से, लगता था। हाँ जी। तो फिर जब ट्यूटर या टीचर या पेरेंट्स, जब क्वेश्चन आपका एग्जाम होता था तो आप क्या कहते थे कि मम्मा क्या कहती थी कि बेटा सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना? बाकी सब्जेक्ट्स में तो याद करके तुम लिखाओगे, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? क्वेश्चन अब एकदम से आ जाएगा, तुम वहाँ सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू नीड प्रैक्टिस। ये वही है, दिस इज योर प्रैक्टिस। आपको लॉ स्कूल में यही सिखाया जा रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस है। पुलिस एकेडमी में कोई गया है, मतलब किसी के रिलेटिव की, भाई की, फ्रेंड की ट्रेनिंग हो पुलिस एकेडमी में? प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वहाँ, शूट करना सिखाते हैं वहाँ पर। ऐसे ही तो नहीं आपको वो ठीक है उसका सिलेक्शन हो गया, सीधा तो नहीं उसको फील्ड पर भेज देते, पहले ट्रेनिंग होती है, शूटिंग सिखाते हैं, एंड देन कहीं जाके फिर ही इज एक्सपर्ट टू शूट इफ रिक्वायर्ड। दिस इज व्हाट इज मूटिंग, दिस इज व्हाट इज मूट कोर्ट। यहाँ आपको शूट करना सिखाया जा रहा है। क्या शूट करना सिखाया जा रहा है? अपने एप्रीहेंशंस को। डर लगता है, अभी आप लोग यहाँ बहुत सेफ एनवायरनमेंट में बैठे हो, जब कोर्ट में जाओगे
जज के सामने पहली बात तो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे वहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बिकॉज वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं हमसे, हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हम किस तरह से, हमारा कंडक्ट क्या है, हमारे मैनर्स कैसे हैं, हम वहाँ खड़े कैसे हैं, वहाँ पर कौन से साइड पर खड़े हैं जज के, प्लेंटिफ साइड, डिफेंडेंट साइड, पोडियम के, बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और ड्रेस कोड आपका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जजेस सामने अगर रूम में कोई इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड है, आगे से पीछे लास्ट में भी कोई बैठा होगा, वहीं से पब्लिकली उन्हें पॉइंट आउट कर देंगे और बाहर भेज देते हैं। यहाँ इट्स स्टिल लीनियंट। फर्स्ट टाइम आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, जब मैं इंटर्न कर रही थी व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई लॉ कॉलेज, सो इट वाज माई सेकेंड और थर्ड डे ऑफ इंटर्नशिप, तीसरा दिन था, तो मेरे सीनियर ने, मेरे काउंसिल ने मुझे, उनका कहीं और कोर्ट में मैटर था, उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी जगह पर अपीयर हो जाओ फॉर एडजर्नमेंट। सिर्फ डेट लेनी थी, वेरी इजी, लगता है ऐसा कि बहुत इजी है, डेट ही तो लेके आनी है, आर्ग्यू तो नहीं करना ना। आई वेंट देयर और मुझे कुछ भी नहीं पता था, आई न्यू नथिंग, मेरी ये मूड कोर्ट ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी कॉलेज में। यू गाइज आर वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग को कॉलेज अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो व्हाट हैपेंड, मैं गई एंड मैंने जज साहब के आगे रिक्वेस्ट किया फॉर एडजर्नमेंट एंड उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया या व्हाट, और मैंने बोल भी दिया, सर माई सीनियर काउंसिल इज नॉट अवेलेबल, आई एम एन इंटर्न इन हिज प्लेस। और अब किसको पता है कि इंटर्न्स आर नॉट अलाउड टू आर्ग्यू एंड प्लीड इन द कोर्ट रूम? पता था किसी को? क्या लगता था? गुड। बाकी किसी को पता था? मुझे तो नहीं पता था जब मैं सेकेंड ईयर में थी। द जज वॉज वेरी पोलाइट थैंकफुली, वरना तो फिर, लेकिन कॉस्ट लगाई उन्होंने, 2,500 रुपये कॉस्ट लगा दी। सो थर्ड डे ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप और मेरे सीनियर को मैंने कॉस्ट लगवा दी। आप चाहोगे ऐसा कुछ? Thankfully my senior was very good and very polite and the judge was very polite. तो उन्होंने बहुत आराम से मुझे सबके सामने समझाया कि बेटा देखो, आप इंटर्न हो, यू आर नॉट अलाउड टू प्लीड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। आप आइए, अटेंड कीजिए जो हियरिंग्स हैं, बट यू कैन नॉट स्टैंड हेयर, यू डोंट हैव द राइट फॉर नाउ, अभी आप एडवोकेट नहीं। देन आई गॉट टू नो, और यही चीज़ अगर मुझे किसी ने पहले सिखाई होती तो वुड आई हैव डन द सेम मिस्टेक? नहीं, राइट? तो इसीलिए ये चीज़ आपको यहाँ सिखाई जा रही है, इसलिए अच्छे से सीखना, ठीक है? जो डाउट्स हो वो भी पूछना। क्लियर? यस। आपने कहा कि हाँ वी नो दैट हमारा राइट नहीं होता कि सीधा जज के सामने जाके डेट क्यों चेक करना। हियर इज आवर राइट कि हम एज अ रीडर्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एज अ रीडर से पूछ सकते हैं, जैसे रीडर्स होते हैं। हाँ, सीनियर ने कहा कि आपको डेट लेके जी हाँ, आप कोर्ट में गए, आपने सीधा जज के सामने भेजा कि हाँ मेरे सीनियर नहीं काउंसिल जी, तो इन दिस केस क्या हम एज इंटर्न क्या कर सकते हैं, एज अ रीडर से पूछ सकते हो? क्या वो हमें राइट नहीं है? अब सीधे रास्ते से जाओगे तो नहीं पूछ सकते। अब आप जा सकते हो रीडर से, आपको कुछ और क्वेरी है, आपको कुछ केस रिलेटेड, आपको अपने मैटर के रिलेटेड क्या प्रोग्रेस है, व्हाट इज़ द स्टेटस, आप वो पूछ सकते हो उनसे, बट यू कैन नहीं। हाँ, क्योंकि डेट तो आगे जज साहब ने देनी है ना। हाँ, लेकिन आप उनके सामने जब तक उन्हें नहीं पता तो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग स्टूडेंट्स डोंट गो, इंटर्न्स डू गो देयर, बट दे डोंट आर्ग्यू, ठीक है? वो तो आई वॉज एक तरह से, मतलब उस वक्त मुझे पता नहीं था ना, बिल्कुल न्यू थी, दैट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप, आई डिडंट नो। तो इसीलिए ताकि आप लोग इंटर्नशिप में जाओ या जॉब्स में जाओ, प्रैक्टिस में जाओ, यू शुड नॉट रिपीट सच मिस्टेक्स जो बहुत बेसिक में आपको आपके लॉ स्कूल में ही सिखा देती हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे वो ट्रेनिंग मिल रही है, पूरा फ़ायदा उठाओ उस ट्रेनिंग का, डोंट मिस इट। इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि उस फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना, उन्हें बोलना कि आए, इफ़ यू रिमेंबर। Which court is that? दिल्ली कोर्ट, साकेत कोर्ट। सो मूटिंग इज एन आफ्टर स्कूल एक्टिविटी। सिलेबस हो गया, क्लासेस हो गई,
डिवोट सम टाइम मूटिंग के लिए, ठीक है। आपका कंपटीशन नहीं भी है, अगर थोड़ा थोड़ा टाइम इस चीज़ पे रिसर्च करो, सर्च करो कि कैसे करते हैं मूटिंग। आप एकदम से कंपटीशन में भी नहीं आप एकदम से जा सकते, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर स्कूल हाफ एन आवर 1 आवर लाइब्रेरी में बैठो, थोड़ा सा टाइम दो, सोर्सेज रीड करो, बुक्स रीड करो, तो अपनी नॉलेज को जितना वास्ट करोगे दिस विल हेल्प यू आउट। So mooting is an after school activity that aids in the development of abilities such as speaking in public, public बोलना, stage fear जिसे कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो निकालो। अगर सक्सेसफुल मूटर बनना है, सक्सेसफुल एडवोकेट बनना है, 40 लोग हैं, 4000 लोग हैं, बोलने से मत डरो, बस ये सोचो कि मैं अकेला हूं इस रूम में, ठीक है। Speaking in public, examining witnesses, putting out legal defenses, developing self-assurance, acquiring knowledge of judicial process. कैसे केस फाइल होता है, कंप्लेन कैसे रजिस्टर होती है, आगे क्या प्रोसीजर रहता है, आप पिटिशन कैसे फाइल करते हो, प्लीडिंग्स कैसे ड्राफ्ट करते हो, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपको अपने मैटर बताता है, फैक्ट्स बताता है, आप उसको कैसे एनालाइज करते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो ये आपका वहाँ पे आपकी मेंटल एक्सरसाइज अभी से शुरू हो जानी चाहिए, ताकि कोर्ट रूम में आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिमाग के घोड़े ना दौड़ाने पड़े, राइट। So assuming various positions such as judge and lawyers, students' ability to think critically and analytically is another benefit of mooting. They must evaluate the advantages and disadvantages of each side. चाहे मूट कोर्ट में, चाहे कोर्ट रूम में। मूट कोर्ट में तो चलो जो फर्स्ट राउंड प्रिलिमिनरी राउंड होता है उसमें दोनों पार्टीज को एज अ पिटिशनर भी आपको अपेयर करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और एज अ रिस्पोंडेंट भी। और रियल लाइफ में आप या तो पिटिशनर की साइड से हो या रिस्पोंडेंट की साइड से हो, लेकिन सोचना दोनों साइड से पड़ेगा। आपको पहले ये सोचना आप अपना ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर करोगे, उससे पहले आपको ये सोचना है कि सामने वाला क्या प्रिपेयर करेगा, सामने वाला क्या पॉइंट्स रेज कर सकता है एंड गिवन फैक्ट्स के ऊपर, पहले आपको वो सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं तो पिटिशनर हूँ, मैं तो सिर्फ अपना करूँगा, सामने वाला अपना खुद देखेगा। फिर जब कोर्ट में आके वो अपना WS दिखाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा यार इसने ये पॉइंट कहाँ से उठा दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तब टाइम नहीं मिलेगा, फिर केस फिर आपके अगेंस्ट और उसके फेवर में, ठीक है। सोचना शुरू करो दोनों साइड से, एक साइड से नहीं। कई होते हैं ऐसे, मतलब आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स या कुछ भी, तो लगता है वो बोलते हैं मैम हमें तो पिटिशनर वाली साइड से करना है, हमें तो रिस्पोंडेंट वाली साइड से करना है, हमें वो रिस्पोंडेंट वाला समझ नहीं आ रहा, हम पिटिशनर वाली साइड से। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। इंटरनेशनल नेशनल मूट कोर्ट्स कॉम्पिटिशन में कई बार तो क्या होता है, वैसे जनरली आपको दोनों साइड से अपीयर करना है। पहले आप प्लेंटिफ की तरह करेंगे, फिर आप डिफेंडेंट बन के करेंगे। बट कुछ इफ़ यू आर लकी इनफ, या कुछ जो अच्छे मूट कोर्ट्स हैं वहाँ पे दे ड्रॉ लॉट्स, लकी ड्रॉ कर लेते हैं वहाँ पे कि आप मतलब उसमें फिर आपको एक साइड मिलती है, बट दैट्स नॉट वेरी कॉमन, रेयर है बहुत। अब धीरे धीरे से इट्स डेवलपिंग, बट आपको दोनों साइड से रेडी रहना है। foresee the opponent's rebuttals and develop their own positions. Clear? Right? Important points for teams. टीम कैसे बनाओगे? टीम चाहिए मूटिंग के लिए या एक अकेला जना कर लेगा जाके? टीम चाहिए, अकेले नहीं कर सकते आप, है ना। तो टीम्स के लिए आपको 3 लोग जनरली चाहिए होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप ये सोचो कि मूट कोर्ट है, एक स्टेज है, राइट, एंड यू आर द एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स देयर। आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, प्रॉब्लम, मूट प्रॉब्लम, दैट इज लाइक अ स्क्रिप्ट। जो एक्टर्स को स्क्रिप्ट देते हैं ना एक्ट करने से पहले, आपको वो स्क्रिप्ट पढ़नी है। और फिर एक्टर्स को तो चलो डायलॉग्स लिखे होते हैं, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड रट नहीं सकते डायलॉग्स, अपने स्किल्स एनकलकेट करते हैं उसके अंदर, अपनी आर्ट लाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लाते हैं, तब वो एक्ट डिलीवर कर पाते हैं जो हम स्क्रीन्स पर देखते हैं। सो आप भी मूट कोर्ट के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हो, ठीक है, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो बनना बन जाओ।
आपको मूड प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है, यू हैव टू रीड इट वेरी थॉरली। पहली बार में समझ नहीं आएगी, जब आप लाइफ में फर्स्ट टाइम आपके सामने एक मूड क्वेश्चन या प्रॉब्लम आएगा आपको नहीं समझ आएगा। डोंट गेट डिसहार्टेंड, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, नहीं आ रहा चौथी बार भी पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार एक नया फैक्ट सामने आएगा, ठीक है। जैसे जैसे फिर आपको फैक्ट सामने आएगा आप उसको जॉट डाउन करो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एक टाइमलाइन के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ए है और बी है, ए ने बी की तरफ हथौड़ा मारा, उसको हथौड़ा था उसके हाथ में, मारा, वो मर गया, उसके सिर पे बहुत आई वुड से सेंसिटिव जगह पे लगा, उसे सिर के पीछे बैक में, एंड वो मर गया ऑन द स्पॉट। सो अब फैक्ट्स आप इसको कैसे रीड करोगे, ए और बी, पूरी जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी, ए एंड बी वर गोइंग, साथ में जा रहे थे, फ्रेंड्स थे, ए के हाथ में हथौड़ा था, ठीक है, और बी को उसने बी की तरफ पॉइंट आउट किया, ये चीज सी ने देखी। आप लिखोगे ए और ये आप सब लिखोगे दैट ए एंड बी वर गोइंग, उसके हाथ में हैमर था, उसने उसकी तरफ पॉइंट आउट किया, क्योंकि आप हैमर होना सिर्फ दैट इज नॉट सफिशिएंट कि उसको चोट लगी है वो ए ने ही मारी है, ए ने ही हिट किया है ना। मेरे हाथ में हैमर है, ज़रूरी थोड़ा है मेरे हाथ में हैमर है मैं क्या अब तक कील ठोकने के लिए लेके जा रही हूँ, मैं थोड़ा किसी को मारने के लिए लेकर जाऊंगी वो हैमर। बट उसने बी की तरफ पॉइंट आउट किया और वो सी ने देखा। आप ये पॉइंट लिखेंगे कि वो सी ने देखा कि उसने उसकी तरफ पॉइंट आउट किया हैमर, एंड चाहे उसने देखा नहीं उसे हिट करते हुए, बट दिस इज सफिशिएंट कि सी विटनेस दैट ए पॉइंटेड द हैमर टुवर्ड्स बी। उसके बाद ए की डेथ हो गई, तो ये एक प्रिजम्पशन होगी, पॉसिबल प्रिजम्पशन दैट ए ने ही बी का मर्डर किया। आई समझ? क्लियर? तो आप टाइमलाइन के हिसाब से करेंगे कि सुबह ए और बी साथ में निकले, साथ जा रहे थे, हाथ में हैमर था, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सबसे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, थर्ड। सो एक सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे आप, क्रिएट हाइपोथेटिकली नहीं, जो फैक्ट्स में दिया हुआ है। स्टोरीज नहीं बना सकते आप, ये कोर्ट है, लॉ है, स्टोरीज नहीं बनेंगी, इसमें आपको फैक्ट्स के बेसिस पे जाना है, एंड स्टिक टू द फैक्ट्स। फैक्ट से इधर उधर नहीं हो सकते, राइट? सो वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, रीड द इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज। अथॉरिटीज क्या होती हैं? एनी आइडिया? अथॉरिटीज, केस लॉस में उससे रिलेटेड, हाँ जी, जो मेन डिस्प्यूट है वो जो फैक्टिंग इशू है उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस जजमेंट या फिर ठीक है, किसी भी प्रेसिडेंट हो उससे रिलेटेड वो कोर्ट में कह सकते हैं। ओके, ठीक है, गुड। सो जैसे अब सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, एससी सुप्रीम कोर्ट केसेस, इट इज़ एन अथॉरिटी विच इज़ बाइंडिंग। आप रेफर करेंगे, आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, राइट? प्रेसिडेंट्स हो गए जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं। देन क्रिएट अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। अट्रैक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ये हम अभी आगे इन फर्दर क्लासेस वील डिस्कस दीज। क्रिएट अ ब्रीफ आउटलाइन और अट्रैक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। बोल किस तरीके से रहे हैं आप, एड्रेस कैसे कर रहे हैं जज को, सर तो नहीं बोल सकते आप कोर्ट रूम में, है ना, योर ऑनर, माय लॉर्ड, एंड वेन एवर यू एंटर द कोर्ट रूम यू हैव टू bow to the court, showing respect and dignity. और प्रैक्टिस इन एडवांस। 1 महीने बाद मूड कोर्ट कंपटीशन है, आज पता चल गया, आज से शुरू कर दो। ये मत सोचो कि अभी तो 1 महीना है, कर लेंगे यार रिसर्च, कर लेंगे मेमोरियल प्रिपेयर, नहीं होगा आपका मेमोरियल। आई थिंक आपको इतना टाइम आपको अपने आप को देना होगा कि आप एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपके जो टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी आपके मेंटर्स हैं, आप उन्हें दिखा सकें, सो दैट अगर कुछ भी उसमें लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको करेक्ट कर सकें। लास्ट मिनट पे आप उनके पास मेमोरियल्स दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे,
आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर सबमिशन के बाद अपने टीचर्स को दिखाया कि ये तो सबमिट हो गया लेकिन हम टीचर्स को दिखा देते हैं, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर उसमें कोई चीज़ गलत गई तो वो गलत ही सबमिशन में जाएगी आपके, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग आर्ग्यू करना होगा। और फिर जब फैक्ट्स ही उसमें गलत होंगे आपके मेमोज में, तो आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, आपके अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट अभी तक? अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ स्कूल्स। आपके कॉलेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग टीम्स, आपको सिखाएंगे, आपके लिए टीम सिलेक्ट करेंगे, कौन टीम में कौन मेंबर्स होंगे, कौन सी टीम मूड कंपटीशन, कौन से मूड कंपटीशन के लिए पेयर होगी, आपकी टीम आपके स्कूल सिलेक्ट करेंगे। टीचिंग हाउ टू मेक मेमोरियल्स, आपको मेमोरियल्स बनाने सिखाएंगे, जो कि अभी हो रहा है। अभी आपके स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, आपकी पॉसिबल सपोर्ट, किसी भी तरीके से कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, और या फिर आप लीगल स्टिक्स से भी हेल्प ले सकते हैं आप, इफ़ यू वांट। ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिएगा आप, कुछ भी, एनी हेल्प यू नीड रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग, सिर्फ आज नहीं, एनी टाइम इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, मेमोरियल्स। क्या करता है, कंक्लूड करते हैं, देन वील स्टार्ट विद द रीडिंग द PDFs. So moot court sharpens one mind and helps him or her in interpreting the law in different manner. प्रॉब्लम तो आपके पास आ गई, वो क्या प्रॉब्लम है आपको वो भी पता चल गई। ठीक है, आपके मूट कोर्ट प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको प्रॉब्लम पता चल गई रीड करके, लेकिन आप उस पर अब लॉ कौन सा लगाओगे? इट विल फॉल अंडर विच लॉ? ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे अप्लाई करोगे लॉ, लीगल एप्लीकेशन। तो यही कंक्लूजन है कि आपको जो अब कंपटीशन के लिए तैयारी कर लें। अब मूड कोर्ट कंपटीशन भी तो हम अब करेंगे, जीत के आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर करें। फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ है कंपटीशन, कौन सा अपकमिंग कंपटीशन है? जोर से बोलो। बाय सर्चिंग ऑन साइट्स। कौन सी साइट्स? लॉ भूमि, लॉक्टोपस, SCC ऑनलाइन पे भी मिलेंगे आपको, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। लाइव लॉ पे भी आते रहते हैं अपडेट्स। लाइव लॉ फॉलो करते हो? कौन कौन करता है फॉलो? बस लॉ स्कूल के ही स्टूडेंट्स हो ना? हाँ, क्या पीछे वाले कुछ बोल रहे हैं, जोर से बोलो। नेट चलेगा ना अभी सबका, जब कनेक्टिविटी फिर से रिस्टोर होगी। लाइव लो आप सबके फ़ोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स होना चाहिए। अगर वो कर लिया डेली, उसमें से एक भी आपने पढ़ लिया आर्टिकल, आप ये समझो कि आपके कंसेप्ट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, समझ नहीं आएगा, बिकॉज आपके वो सब्जेक्ट्स हैं नहीं हैं, बट गिव इट अ रीडिंग, एटलीस्ट अ रीडिंग। बहुत आपकी वोकैबुलरी भी उससे इम्प्रूव होगी। लीगल मैगजीन्स, लीगल वोकैबुलरी, डिक्शनरी अलग है, लीगल वोकैबुलरी अलग है। बचपन से जो अभी तक इंग्लिश सीख रहे थे वो डिक्शनरी से सीख रहे थे, अब लॉ स्कूल में आने के बाद लीगल वोकैबुलरी भी डेवलप करनी पड़ेगी आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आपने ऑनलाइन देख लिया, ठीक है, सपोज SCC ऑनलाइन पे और लाइव लॉ पे की कंपटीशन आ रहा है अपकमिंग, तो आप वो जब लिंक खोलेंगे तो उसमें आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रूल्स करने होंगे, ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंपटीशन कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहता है। प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, मतलब प्रिलिमिनरी एंड एडवांस्ड राउंड। प्रिलिमिनरी तो होता ही होता है, बट समवेयर एडवांस्ड राउंड्स में 2 राउंड्स होते हैं, कहीं पे 3 राउंड्स, लाइक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल राउंड। प्रिलिमिनरी राउंड में आपका क्या रहता है, दोनों पार्टीज को
you have to appear मतलब as a petitioner as well as a respondent in the preliminary round. जितनी भी टीम्स होंगी आपको दोनों तरह से मेमोरियल्स प्रिपेयर करने हैं. उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल राउंड्स होते हैं. ओरल राउंड्स ही होते हैं, उसमें टीम्स जैसे जैसे सिलेक्ट होती रहती हैं, दे आर्ग्यू. ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए फाइनल राउंड में क्वेश्चन आंसर्स राउंड भी होते हैं कई बार. द जजेस आस्क द क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द रिसर्चर. ठीक है, अब रिसर्चर कौन है? आप टीम बनाएंगे मूट कोर्ट के लिए. जनरली 3 लोगों की टीम होगी. वो कितने लोगों की? 3. कौन कौन? स्पीकर 1 नहीं, एडवोकेट नहीं. कौन है एडवोकेट? अभी नहीं, आप स्टूडेंट्स हैं अभी. एडवोकेट को टीम की जरूरत नहीं होगी कोर्ट में. एडवोकेट तो अपने आप जाके आर्ग्यू कर लेगा. स्पीकर 1, स्पीकर 2, रिसर्चर. कौन होगा स्पीकर 1? कौन होगा रिसर्चर? बताओ कोई. रिसर्चर क्या करेगा? खड़े होके. तो व्हेनेवर यू आर आंसरिंग ऑलवेज मेक अ पॉइंट. हाँ, रिसर्चर 1 हो गया, सीनियर कर लेगा. रिसर्चर 1 हो गया, रिसर्चर 2 हो गया, और रिसर्चर 1 होगा, स्पीकर 1, स्पीकर 2. हाँ, रिसर्चर अब होगा जो केस की प्रॉपर रिसर्चिंग करेगा एज अपनी टीम के लिए. ठीक है. क्या रिसर्च करेगा वो? जो भी मैम है उसकी केस के अंदर जो भी उसके फैक्ट्स के इश्यूज होंगे वो उसको रिसर्च करेगा. ठीक है. और स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर क्या करेगा? फैक्ट्स प्रेजेंट करेगा. ठीक है, गुड, वेरी गुड. आर्ग्यू करेगा. सो स्पीकर एंड रिसर्चर. और कुछ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में आपको अगर कंडीशंस में है, जब आप ये रूल्स पढ़ेंगे तो कुछ कॉम्पिटिशन के रूल बुक में आपको ऑब्जर्वर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. वैसे ऑब्जर्वर ज़रूरी नहीं होता है. 3 कोर मेंबर्स होते हैं, 2 स्पीकर, 1 रिसर्चर. कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए ऑब्जर्वर की भी रिक्वायरमेंट होती है. ऑब्जर्वर डज जस्ट मतलब वो सब करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन वो ना आर्ग्यू करते हैं. दे जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व कि आप उनकी टीम कैसे आर्ग्यू कर रही है. तो उसके बाद अब स्पीकर क्या करेगा? रिसर्च भी करेगा, ड्राफ्टिंग भी करेगा और आर्ग्यू भी करेगा. ये मत सोचो स्पीकर है कोई तो उसको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है. स्पीकर जब तक रिसर्च उसकी प्रॉपर नहीं होगी वो अच्छे से आर्ग्यू कर ही नहीं पाएगा. और रिसर्चर को बहुत थॉरो होना पड़ेगा रिसर्च में. रिसर्च कहाँ से कर रहा है, क्या केसेस हैं, ठीक है, क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, सब मेंशन करनी पड़ेंगी. रिसर्चर ड्राफ्टिंग में भी हेल्प करता है. रिसर्चर पूरी नॉलेज एक्वायर करके मेमो भी ड्राफ्ट करवाएगा आपके साथ, लेकिन वो स्पीक नहीं करेगा, आर्ग्यू नहीं करेगा. लेकिन उसको रिसर्चर्स टेस्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. रिसर्चर्स टेस्ट भी कंडक्ट होता है. इट्स वन ऑफ द पार्ट्स. इन्हीं राउंड्स में रिसर्चर टेस्ट इज वन ऑफ द पार्ट्स. रिटन टेस्ट होता है नॉर्मली 80% थोड़ा MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, कभी कभी 20% सब्जेक्टिव या कंप्लीटली इट्स ऑब्जेक्टिव. उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. रिसर्चर ये नहीं कि भी मैंने रिसर्च कर लिया, ड्राफ्ट बनवा के दे दिया, हेल्प कर दी, आई एम डन. नो. रिसर्चर टेस्ट, फिर आपसे जो जजेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर केसेस, रिगार्डिंग योर मेमोज, वो स्पीकर को भी पता होना चाहिए, वो रिसर्चर को भी पता होना चाहिए. सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडीज पोजिशन. स्पीकर को बस थोड़ा सा एड ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. हाउ ही इज कम्युनिकेटिंग, अपने फैक्ट्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्लीड कैसे कर रहे हैं कोर्ट रूम में, राइट. सो ये हुआ प्रिलिमिनरी राउंड्स, क्वार्टर फाइनल राउंड, सेमीफाइनल राउंड्स. लैंग्वेज यूजुअली इट्स इंग्लिश. एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा 3 ईयर 5 ईयर. एज बार नहीं होता है इसमें. कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम मूट कोर्ट के लिए इज देयर एनी एज बार और एज लिमिट? नो. सिर्फ रिक्वायरमेंट है 3 ईयर लॉ 5 ईयर लॉ के आप स्टूडेंट्स होने चाहिए. टीम composition for the competition shall comprise of either 2 member
स्पीकर और 3 members, 2 of them shall be designated speaker and 1 researcher. ये आ गया ऑब्जर्वर जैसे इस कंपटीशन के लिए, है ना. यहाँ पे आप फोर्थ और थर्ड टीम मेंबर कैन पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर सब्जेक्ट टू द जो भी उनके कंडीशंस हैं. ऑब्जर्वर विल नॉट बी परमिटेड टू आर्ग्यू एज अ स्पीकर इन एनी केस. राइट, क्लियर. ये क्या है, ड्रेस कोड. क्या ड्रेस कोड होगा, क्या ड्रेस कोड है आपके लॉ स्कूल का, क्या ड्रेस कोड है. वाइट शर्ट, ठीक है. सो मेक श्योर आप प्रॉपर अटायर में हैं, चाहे कोर्ट रूम में हैं आप, चाहे मूट कोर्ट रूम में हैं. ये रीड कर लीजिएगा आप जब भी रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटिशन. और डू यू वांट मी टू रीड फॉर यू? नो. पार्टिसिपेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, गाइडलाइंस ऑफ फॉर्मेटिंग, ये है अब हमारा मेन. मेमोरियल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, मेमोरियल कैसा होगा. जस्ट वेट. टीम कोड, कंटेंट स्पेसिफिकेशन हो गया. दिस इज सफिशिएंट. अब हम मेमो पर आते हैं. इसमें कुछ पूछना था आपको, एनीथिंग? रीड करो क्या लिखा हुआ है. ये जो वाइट, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, रीड करो प्लीज. करोगे मेरे लिए रीड खड़े होकर? थैंक यू. विजिबल नहीं है, यहाँ आके कर दो. जूम फिर क्लियर सब. ये लो, जूम कर देती हूँ. बेटर. क्वाइट. हाँ जी कर दो. Before the Honorable Supreme Court of Rampur, original writ jurisdiction, public interest litigation. Enough. Thank you. Can somebody please do this for me? नहीं, ये तो ठीक है. Yes, what is this? 7th Pro Bono National Environment Law Moot 2013. कंपटीशन का नाम मूट कोर्ट कंपटीशन. कौन सा मूट कोर्ट कंपटीशन है? ये आपका मेमो का सैंपल है. आप मेमो इज व्हाट? इट्स रिटन प्लीडिंग्स. ठीक है. प्लेंट, WS प्लीडिंग्स होती हैं. प्लेंट एंड WS आर प्लीडिंग्स. ठीक है. दिस इज अ मेमोरियल जो आपको प्रिपेयर करना है, पिटिशनर साइड से भी, रिस्पोंडेंट साइड से भी. कंपटीशन का नाम, नेम ऑफ द कंपटीशन. कौन से, ये क्या लिखा है? बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ रैम्बो. ये हाइपोथेटिकल है, आपको ऐसे ही मिलेंगे. कौन सा कोर्ट है ये? इससे क्या आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है? इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? हाँ जी, यस, एपेक्स कोर्ट है. नीचे क्या है? ओरिजिनल रिट जुरिस्डिक्शन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. यहां से आपको पता चलेगा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है. जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट. आपने ओरिजिनल रिट जुरिस्डिक्शन देखा, PIL, उसके PIL कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है. रिट जुरिस्डिक्शन किसके पास है?
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर विच आर्टिकल टू द हाई कोर्ट? वेरी गुड, 226। यहाँ से अब हमें पता चल रहा है ये रिट जुरिस्डिक्शन मैटर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। व्हाट इज दिस WP? WP stands for वेरी गुड, रिट पिटिशन। सिविल, क्रिमिनल होता तो यहाँ पे CR होता या क्रिमिनल होता। नंबर, पिटिशन नंबर बेसिकली। पिटिशन नंबर कैसे मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ करनाल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ना इस एरिया में, और कुरुक्षेत्र कोर्ट, राइट? तो आप अगर कभी ऑनलाइन देखेंगे कोई केस का आपको ट्रैक करना है, देयर इज अ CNR नंबर, है ना? CNR नंबर, व्हाट इज दैट? आपका जैसे अब ये 2000 WP सिविल नंबर ऑफ 2013 का केस है, जो आप नंबर लिखेंगे, आप वो सर्च करेंगे, आपको ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, कि कौन से ईयर का कौन सा नंबर का पिटिशन है। दिस मेक्स इट इजी टू फाइंड। अब जुरिस्डिक्शन कितने टाइप्स की होती है? सर ने उस दिन बताया था ना, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स। कौन बोल रहा था? बताओ ना कौन सी होती है, जोर से। यार आप लोग की एनर्जी से मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी एनर्जी कम पड़ रही है। मतलब आप लोग एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं। थोड़ी तो एनर्जी रिफ्लेक्ट करो। आप सही कह रहे हो, कौन सी जुरिस्डिक्शंस बोलो? टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर एंड पेक्यूनरी। ठीक है। अब एक होती है, यू आर राइट, एक होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अनदर इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन। जनरली क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं बैकड्रॉप में, हिस्ट्री में मूट कोर्स जैसे जहाँ से स्टार्ट हुए, तो आप जैसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड नहीं थे मूट कोर्ट में पार्ट लेने के लिए, उनको फोर्स किया जाता था, सैंक्शंस होते थे, ठीक है, अमेरिका में, यूरोप में, कि मूट कोर्ट में लॉयर्स को, स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो फाइन होता था। आप लोग पे भी फाइन इम्पोज करना स्टार्ट कर दें क्या? तभी पार्टिसिपेट करोगे या वैसे भी कर लोगे? कर लोगे वैसे भी? गुड। सो वहाँ के मूट कोर्ट्स में व्हाट हैपेंड, जो कम्युनिटी होती थी एडवोकेट्स की, लॉयर्स की कम्युनिटी, दे यूज्ड टू गैदर आफ्टर द, मतलब इन द इवनिंग और वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, और वो डिस्कस करते थे जो उनकी सोसाइटी के जुरिडिकल मैटर्स हैं, जो जुरिडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एंड देन वो डिस्कस करके, ऑब्वियसली उनके डिसीजंस, डिस्कशंस बाइंडिंग नहीं थे, वो एक कम्युनिटी डिस्कस कर रही थी, लेकिन रियल मैटर्स के बेसिस पे फैक्ट्स क्रिएट करके, जैसे मूट कोर्ट में हाइपोथेटिकली हम क्रिएट करते हैं। सो लेकिन आफ्टर दैट उनके जो फाइंडिंग्स होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, द बार यूज्ड टू यू नो आई वुड से टेक गाइडेंस फ्रॉम दोज आर्ग्यूमेंट्स। उनको, उनसे हेल्प लेने लगी बार, जो एक्चुअल बार थी, जो कम्युनिटी एडवोकेट्स थे, वो जो प्रैक्टिस करते थे। सो दिस इज हाउ मूट कोर्ट ग्रू। अब उसमें क्या था, यूजुअली जब मूट कोर्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ, ट्रायल कोर्ट्स की बजाय एपेलेट कोर्ट्स का ही सेटअप होता था। एक मूट कोर्ट रूम होता है ना, ठीक है, वहाँ पे एक होता है ट्रायल कोर्ट, जहाँ पे ओरिजिनली मैटर जाता है फॉर ट्रायल। एक होता है एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट में कब जाता है मैटर? अपील में। जब आप लोअर कोर्ट से डिसीजन से आप, इन सिंपल वर्ड्स, यू आर नॉट satisfied, you go to the higher court, that is the appellate court. So usually मूट कोर्ट्स का जो सेटअप होता था वो appellate courts का ही होता था, not trial courts। क्यों? कोई बताएगा क्यों? और वो आज तक फॉलो हो रहा है।
आपको यूजुअली मूड कोर्ट्स का जो अभी सेटअप मिलेगा वो एपेलेट कोर्ट्स की तरह ही मिलेगा, नॉट लाइक ट्रायल कोर्ट्स। क्यों? एनीबडी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। कौन कह रहा है? हाँ जी। ट्रायल कोर्ट में क्या होता है? ट्रायल कोर्ट में क्या होता है? जब आप कोई केस फाइल करते हो, कोई पिटिशन डालते हो, ट्रायल कोर्ट में क्या होता है? फैक्ट्स पे आप फैक्ट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड इशू होते हैं, उनके बेसिस पे ट्रायल चलता है। चार्जेस फ्रेम होते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं, राइट? सीधा तो हम ट्रायल स्टार्ट नहीं कर देते, ट्रायल तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं। FIR सपोज फाइल हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इश्यूज फ्रेमिंग होगा, चार्ज फ्रेमिंग, इश्यूज फ्रेमिंग, एंड देन एविडेंसेस क्या है? विटनेसेस, है ना? एविडेंसेस। आफ्टर दैट ट्रायल स्टार्ट्स, देन ट्रायल कम्स इनटू मोशन। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है ट्रायल से पहले वाला, उसको आप अगर अभी आप बीइंग अ स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, आप उतने एफिशिएंट अभी नहीं एफिशिएंटली उसको डील कर पाएंगे, इसीलिए एपेलेट कोर्ट्स में इट्स जस्ट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। ट्रायल कोर्ट में या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मैटर्स में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी डील होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी डील होता है। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? व्हाट इज इट? अभी क्या एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले मैंने, ए और बी का? क्या एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल तो सुना होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। क्या बात, किसी ने भी नहीं सुना? ए और बी, उसने हिट किया, सी ने उसको देख लिया, यस, उसके बाद हाँ, बी की डेथ हो गई। अब इसमें फैक्ट एंड इशू क्या है? ये ने बी का मर्डर किया, हाँ, राइट, दिस इज अ फैक्ट एंड इशू कि ए और बी जा रहे थे, ये फैक्ट एंड इशू है, वो जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। ए के हाथ में हैमर था कि नहीं था, ये भी इशू है, था कि नहीं था। ए ने बी को मारा कि नहीं मारा, ये फैक्ट है। ए ने बी की डायरेक्शन में हैमर को पॉइंट किया, नहीं किया, दिस इज अ फैक्ट एंड इशू। ए डाइड, वो डिड ही डाई बिकॉज ए पॉइंटेड अ हैमर और हिट हिम विद द हैमर? ये फैक्ट एंड इशू है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पहले आप अपने फैक्ट्स क्लियर करेंगे, फैक्ट है क्या, मैटर क्या है, इशू क्या है। लॉ तो बाद में अप्लाई करोगे ना, उसके बाद फिर मर्डर है तो क्या लॉ अप्लाई करोगे, कौन सा सेक्शन लगेगा? वेरी गुड, सो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्लियर? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट जो होगा वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट प्लस क्वेश्चन ऑफ लॉ देखेगा, पूरा स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेज से लेके जजमेंट तक, ठीक है। लेकिन एपेलेट कोर्ट फैक्ट सब हो गया, डिसीजन ट्रायल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने दे दिया। एपेलेट कोर्ट सिर्फ अब ये चेक करेगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि क्वेश्चन जो लॉ की एप्लीकेशन है वो सही की है ट्रायल कोर्ट ने या नहीं की है। इसीलिए आपको एपेलेट कोर्ट जैसा सेटअप दिया जाता है इन मूड कोर्ट्स, सो दैट आप मेनली फोकस कर सकें क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। लॉ तो आपने सीख ली, थैंक यू। लॉ तो आपने सीख ली, आपको सिखा दी, थियोरेटिकली बेयर एक्ट्स पढ़ लिया आपने, लेक्चर्स हो गए, सब हो गया। लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे, दैट इज द मेन पॉइंट। आप कौन सी लॉ, कौन से फैक्ट पे उसको प्रूव करने के लिए आप अप्लाई करोगे, दैट इज द पॉइंट। सो आफ्टर दैट where will be question of fact and law, right? तो फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग करते हैं, आपको बिल मिलता है, कभी बिल को रीड किया है?
बिल को मतलब वो बिल अमाउंट हो गया, उसके नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. हैज एनीबडी रेड दैट? क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती हैं, उसमें होता क्या है? वेरी गुड, खड़े होके बताओ. उसमें एक ये होती है कि all disputes arising are to be considered within our jurisdiction. यस, और no replacement. हाँ, जुरिस्डिक्शन का होता है उसमें कि द ऑल मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स इन रिगार्ड टू दिस विल बी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, जो भी सिटी का होता है. सो वहाँ से हमें क्लियर होता है कि ये भी एक तरह से क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है. अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपका मैटर आप लेके चले गए, आप अपनी प्लेन फाइल कराए, वापस भेज दिया जाएगा. डोंट, आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि कोर्ट अपने आप देखेगा. नो, ये चीज़ आपको देखनी है. सबसे इम्पॉर्टेंट है जुरिस्डिक्शन चेक करना. अगर जुरिस्डिक्शन ही किसी मेमो में गलत है तो आई थिंक दैट इज अ सिवियर फेलियर ऑफ योर रिसर्च और एनीथिंग. सबसे बेसिक चीज़ है जुरिस्डिक्शन क्लियर रखना. आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मतलब बहुत अच्छे नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में जिनको जुरिस्डिक्शन गलत मेंशन होती है जिनमें, एंड दैट्स रॉन्ग. इसका मतलब आप अपने फैक्ट से थरली क्लियर ही नहीं है. आपको जुरिस्डिक्शन फैक्ट्स रीड करके पता चलेगी, है ना. सो फैक्ट एंड इशू, फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्लियर. अब आप एपेलेट कोर्ट की तरह मूटिंग करेंगे तो आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ध्यान देना है कि कौन सी लॉ लगेगी. उसके लिए आप क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे. दैट विल डिस्कस टुमारो, बट अभी ये देखते हैं हम. WP सिविल नंबर ऑफ 2013 अंडर आर्टिकल 32. इससे अब क्या पता चल रहा है? ये पढ़कर क्या पता चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन सेज सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. रिट पिटिशन आप फाइल कर सकते हैं. सो इन द मैटर ऑफ आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ये मैटर है. जब आप मेमो प्रॉब्लम, जब आप अपना पूरा मूड प्रॉब्लम रीड करेंगे, आपको एक क्रक्स पता चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या. वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, किस मैटर के रिलेटेड आप अपनी प्लीडिंग्स फाइल कर रहे हैं. आप अपना मेमोरियल, इफ़ यू आर अ पिटिशनर, क्या पॉइंट्स हैं, एक क्रक्स में दोगे, सब कुछ तो यहाँ नहीं लिख सकते ना. लाइक दिस मैटर इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19 एंड 21. वो हमें वैसे यहाँ से भी पता चल गया रिट पिटिशन है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ही होगा, है ना. रिट पिटिशन WP है तो वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ही है. आफ्टर दैट द नेम्स ऑफ द पार्टीज, ये है पिटिशनर, रिस्पोंडेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टीज के नेम बहुत करेक्टली यू हैव टू स्टडी, देखना पड़ेगा. अगर गलत पार्टी ऐड करी, डिसमिस. सो फॉर एग्जाम्पल प्रो बोनो एंड वायरो सोसाइटी पिटिशनर है इन दिस केस. क्लियर दिख रहा है पीछे सबको? यूनियन ऑफ रैम्बो एंड अनदर रिस्पोंडेंट है. आफ्टर दैट अपॉन सबमिशन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज what is this written? To the Honorable Chief Justice. You have to address the judges of Supreme Court or High Court very respectfully. लिख रहे हो, बोल रहे हो, in any manner. You have to be very respectful. Honorable Chief Justice, always remember. Or honorable justice, and justice always in front of a judge's name. Always remember, ये हमेशा के लिए याद रखना. And his companion justices of the Supreme Court of Rambo. After that, memorandum on behalf of the petitioner. ये मेंशन करेंगे. पहले पार्टीज के नाम आ गए, उसके बाद ये मेमोरेंडम किसकी, कौन सी पार्टी का है, पिटिशनर का है, रिस्पोंडेंट का है. वेरी क्लियरली मेंशन दैट. आफ्टर दैट
ये हेडिंग तो आपके हर पेज पर आएगी कंपटीशन वाली, जितने भी आपके मेमो के पेजेस होंगे, लाइक दिस प्रो बोनो नेशनल एनवायरनमेंट लॉ मूट 2013. After that, somebody please read this for me. आगे वाले में से जिनको दिख रहा होगा खड़े होकर प्लीज. क्लियरली विजिबल है या जूम कर दूं? ओके. टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, आराम आराम से. हाँ, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्शन. अभी थैंक यू. क्या लग रहा है ये देखकर आप सबको? व्हाट इज दिस? जोर से बोलो यार प्लीज थोड़ा. The content we have to mention in our memo. कंटेंट वी हैव मेंशनड इन आवर मेमो. मेंशन तो कर दिया मेमो में, है ना. कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स. दिस फर्स्ट पेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये पूरा मेमो, अगर आपका कोई इफ यू आर अ जज, आपको वो मेमो दिया जाएगा, आप सबसे पहले ये देखोगे. आप आर्ग्यूमेंट्स, प्लीडिंग्स बाद में रीड करोगे. इवन इफ यू समटाइम्स यू डोंट हैव द टाइम टू रीड. आप इन्हीं के थ्रू यू विल डिसाइड समटाइम्स व्हाट इज इन द मेमोरियल. टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये है. व्हाट इज दिस? लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस. आप कुछ ना कुछ अपने मेमो में यूज करेंगे अब्रीविएशंस. आप हर वक्त यू कैन नॉट यूज फुल टर्म्स. स्पेस, टाइम कंस्ट्रेंट, इसीलिए लॉयर्स यूज अब्रीविएशंस इन देयर प्लीडिंग्स सो दैट एंड बट वो यूजुअली वैसे सबको पता होता है, जनरल जो बहुत कॉमन होती हैं, बट इन केस नहीं हमें पता होता वी कैन रेफर दिस. इसीलिए वी मेंशन लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस वी हैव यूज्ड इन आवर मेमो सो दैट इफ द जज और एनीबडी फॉर दैट मैटर वांट्स टू नो व्हाट इज इट, तो वो अगर मान लो सपोज AIR है, वो तो चलो हमें पता है, नॉर्मली पता है ना, ऑल इंडिया रिपोर्टर. अथॉरिटी है एक, आप केसेस सर्च करते हैं तो दिस इज ऑल इंडिया रिपोर्टर. ALL इलाहाबाद, आर्टिकल तो सबको पता है राइट, ART आर्टिकल, कैलकटा CAL. सो दीज आर लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस. आप जो भी अपने मेमो में यूज करेंगे यू हैव टू मेंशन देम. इसमें से आपको कुछ एक बार इफ यू वांट टू नो समथिंग और शुड आई प्रोसीड? लाइक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, SC सुप्रीम कोर्ट, SCC सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स. Then we have index of authorities. Contents में index of authorities. These are authorities. कहाँ से आपने केसेस लिए? अब कई स्टूडेंट्स की बहुत मिसकंसेप्शन है दैट ये जो है इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ या केस लॉज 50, 100 तो नहीं, 100, 200 लिख दो, मेंशन कर दो. दैट विल मेक आवर मेमोरियल वेरी great or powerful and very interesting. No, up to 40 to 50 इतना तक आपके cases are more than enough. जो आपके मैटर से रिलेटेड हैं वो इम्पॉर्टेंटली होने चाहिए. हाँ, कॉन्स्टिट्यूट वेल रिसर्च्ड एंड दे शुड कनेक्ट वेरी वेल टू योर मैटर. सब टाइम देख रहे हैं, क्या टाइम हो गया? तो अभी कोई बात नहीं. अच्छा, रीड दिस केस फॉर मी. व्हाट इज दिस? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब.
क्या है ये, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? केस का नेम है, क्या है नेम? इसमें पिटिशनर कौन है? रिस्पोंडेंट? व्हाट इज दिस AIR and 1980? AIR ये क्या है? 1982 is the year. SC Supreme Court. 1325 1325 क्या है लास्ट में? दिस इज द पेज नंबर. जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जर्नल्स, ऑल इंडिया रिपोर्टर. हाँ नहीं, ऑन दिस पेज नंबर. हाँ जी, हाँ. अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल साइलेंस. व्हाट इज दिस? बिनी लिमिटेड एंड अनदर Sadasivan and others. AIR usually page number is mentioned बाद में, लास्ट में होता है यूजुअली. 320 ये ईयर है 2005. वो नहीं है, 320 तो है. ये पेज कौन सा मेंशन किया होता है? जो सुप्रीम कोर्ट का डाइजेस्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जैसे जजमेंट्स होते हैं जो, तो वो जर्नल में नोट डाउन होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं. ऑल इंडिया रिपोर्टर के उसमें रिकॉर्ड होंगे, उनके जर्नल में. ये कमेंट्रीज होती हैं एक तरह से. सुप्रीम कोर्ट में केसेस होते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, है ना? जी जी. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जैसे आगे मैं तो इसके साथ रहा था, ये केस नंबर है अभी तक, जैसे आप बता रहे थे पेज नंबर. हाँ. कौन सा पेज नंबर? ये वही केस तो भारी होता है. नहीं, केस का पेज नंबर नहीं, ये जजमेंट है. ये जजमेंट है. क्वाइट. ये जो जजमेंट का समरी है वो है. आपको सुप्रीम कोर्ट की बुक में होते हैं ना, जैसे कि 1 2 3 4 करके एक बुक होती है, और उसके बुक के जो भी नंबर दिए होते हैं उसमें अगर आप प्रिंट पे जाओगे, हाँ, तब आपको ये केस मिलेगा. वहाँ जजमेंट मिलेगी आपको, जजमेंट. वो चीज़ है. जी, आप ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको. दिखाने के लिए आपकी लाइब्रेरी में होगा ना, नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे वो चीज़. दिखा देंगे. हाँ ठीक है मैम, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू. मतलब जैसे बही खाता होता है ना, है ना? देन यू हैव टू मेंशन, आपने केसेस मेंशन कर दिए, अथॉरिटीज, उसके बाद आप बुक्स मेंशन करोगे. आपने कौन सी बुक्स रेफर की हैं. अब बुक्स में लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज D.D. बसु, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 14th एडिशन. अब बुक्स और कमेंट्रीज में कोई फर्क बताएगा मुझे? बुक्स एंड कमेंट्रीज, किसी के पास है अभी अपनी कोई लॉ बुक? किसी के पास भी नहीं है. ओके, तो जो आप जिनसे अभी स्टडी करते हैं, दोज आर द बुक्स ऑफ द ऑथर्स. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यू माइट बी रेफरिंग MP जैन, नरेंद्र कुमार, राइट? सो दीज आर द बुक्स. लेकिन इन्हीं ऑथर्स के देर आर मैनी वॉल्यूम्स एंड एडिशंस. बुक्स एक नहीं है, वॉल्यूम्स, हर साल नया एडिशन. दोज आर दी कॉमेंट्रीज. क्योंकि उनमें आपने देखा होगा
आप तो लॉ स्टूडेंट हो, लाइब्रेरी में जाते रहते होगे। लाइब्रेरी में ये इतनी मोटी मोटी बुक्स देखी है डी बसु की, हार्ड बाउंड बुक्स, दोज आर कॉमेंट्रीज। उसमें व्हाट आर कॉमेंट्रीज आर डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑथर, कि ऑथर का एक पर्टिकुलर लॉ, एक पर्टिकुलर पॉइंट, सेक्शन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इन डिटेल, इन डेप्थ, सो दैट जब आप वो कमेंट्रीज रीड करते हैं, सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा फॉर योर रिसर्चेस। माइंड दैट, सिर्फ बुक से आप नहीं अपनी रिसर्च पूरी कर पाएंगे, आपको कमेंट्रीज में देखना पड़ेगा टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ इट इज अप्लाइड। दैट इज नॉट बाइंडिंग, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है एक ऑथर का, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है यू हैव टू फॉलो, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एक लॉ को रिगार्डिंग, आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे। सो दीज आर द कॉमेंट्रीज, आप इनको मेंशन करेंगे। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो इट जजेस डोंट, यू डोंट क्रिएट अ फैक्टर ऑफ ट्रस्ट। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा, जजेस आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये पढ़ा है, मैं यहाँ से देखकर, मैंने यहाँ से नॉलेज नोट डाउन कर पॉइंट्स नोट डाउन करके आई एम पुटिंग देम इन माई मेमोरियल, सो दैट उनको कोई क्वेश्चंस हो वो भी इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको सेम पेज पे आने के लिए एक सेम, फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ये डायरी है, इसके अंदर क्या लिखा है अभी तक मुझे पता है, राइट। आपको पता चलने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ये कौन सी बुक है। या तो मैं आपको दे दूंगी ये बुक, या फिर मैं आपको बता दूंगी कि यार उस शॉप पर ये नेम से बुक है, गो एंड टेक दैट। आप और मैं सेम पेज पर आ जाएंगे, फिर उस बुक में जो लिखा होगा आप भी रिलेट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और मैं भी। देन यू विल अंडरस्टैंड मैं अपने मेमोरियल में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्या कहना चाह रही हूँ, कहाँ से कहना चाह रही हूँ, इज इट वैलिड, इज इट स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रेजेंट एज एन आर्ग्यूमेंट। ऑल राइट, उसके बाद आते हैं लीगल डेटाबेसेस। आपकी लाइब्रेरी में आप जाएंगे, आपके लॉ स्कूल के पास इनका एक्सेस है। वैसे इनके सब्सक्रिप्शंस आर वेरी हेफ्टी इन अमाउंट, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और फीजिबल भी नहीं है हर लॉ स्टूडेंट के लिए इनको परचेज करना, बट हर लॉ स्कूल के लाइब्रेरी में ये अवेलेबल होंगे। आपको कोई सर्च करना है, कोई साइटेशन है आपके पास, आपको उसके रिगार्डिंग जजमेंट चाहिए, रेफर देम। मनुपात्रा, SCC ऑनलाइन, ये तो बहुत बहुत यूज्ड हैं। हाँ जी, ये वेस्ट लॉ, हाइन ऑनलाइन, ये इंटरनेशनल लॉ पे सर्च करने के लिए। देन वी हैव लेक्सिकॉन्स, डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की सबने देखी है, पढ़ी है, रेफर की है, बचपन से की है। वैसे ही लीगल डिक्शनरीज होती हैं, क्योंकि लीगल लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश से अलग होती है। सो इससे एक चीज़ आई रिमेंबर, क्या होता था पहले, व्हेन मूड कोर्ट जस्ट स्टार्टेड, तो शेक्सपियर मूड कोर्ट कंपटीशन कंडक्ट किया गया था। 4 स्टूडेंट्स थे उसमें सिर्फ, एट हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ। उसमें 2 थे लॉ के स्टूडेंट्स और 2 थे लिटरेचर के स्टूडेंट्स। बोथ पार्टिसिपेट, एक ही टीम में 4 स्टूडेंट्स, 2 फ्रॉम लॉ, 2 फ्रॉम लिटरेचर। अब जो लिटरेचर वाले हैं उन्होंने लॉ वालों को हेल्प किया इन ड्राफ्टिंग, कैसे अच्छे वोकैबुलरी में ड्राफ्ट करें, प्रेजेंट कैसे करें अपने मेमो को, मेमोरियल को, अपने प्लीडिंग्स को। एंड लॉ स्टूडेंट्स ने हेल्प द लिटरेचर स्टूडेंट्स टू आर्ग्यू, दे टोल्ड देम द पॉइंट ऑफ लॉज। सो मूड कोर्ट में अभी तो ऐसा नहीं होता, वो दैट वाज वे बैक, बट इससे आपको क्या समझ आता है कि आपको एफिशिएंटली अपना मेमो प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए लिटरेचर का भी नॉलेज, आई मीन इंग्लिश भी, आपकी वोकैबुलरी या जो भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली इंग्लिश। हमारे कोर्स में सब
हिंदी भी चलती है, रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं, लेकिन यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज। लेकिन मूड कोर्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज होती है, सो प्लीज़ बी इन्फ्लुएंट एंड वेरी सफिशिएंटली कैपेबल इन दैट। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक लेक्सिकॉन है, अय्यर रामानाथन पे एडवांस लॉ लेक्सिकन, गेमर ब्रायना ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी तो बहुत ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितनी भी आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं मोस्टली ब्लैक लॉ डिक्शनरी से ली गई हैं, राइट? सो दोज आर दी लेक्सिकॉन्स। क्लियर? ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ तो जाइए आप, प्लीज प्लीज जाना है तो आप प्लीज जल्दी जाइए। और कोई बोर हो रहा है? इसके बाद नहीं जाने दूंगी। यही मैनरिज्म्स आपको सिखाए जाने चाहिए, इसीलिए ये कंडक्ट किया गया है। अंडरस्टैंड दैट। आप कोर्ट रूम में बैठे हैं, हियरिंग चल रही है, आप जज के सामने, चाहे आप लास्ट पे बैठे हैं, आप नहीं जा सकते। यू हैव टू टेक द परमिशन। बी रिस्पेक्टफुल टू योर टीचर्स एंड योर जजेस। हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा। So legislations, what are the legislations used in your memorial? कौन से लॉ यूज किए, वो लॉ कहाँ से लिया, कौन से एक्ट से लिया? बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं सब, बेयर एक्ट्स हैं सबके पास। कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो खैर सब चेंज होने वाला है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप मेंशन करेंगे कौन से बेयर एक्ट्स, लेजिस्लेशंस आपने रेफर किए हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी एक्ट्स लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो भी मर्डर वाला हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें आप कौन सा लेजिस्लेशन रेफर करेंगे? आईपीसी, राइट, वेरी गुड। तो आप उसमें वो मेंशन करेंगे, इंडियन पीनल कोड। देन वी हैव कन्वेंशंस। अगर कुछ कन्वेंशंस में, आफ्टर द कन्वेंशंस, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, रिगार्डिंग वुमेन राइट्स, आफ्टर दैट उनमें कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं, करना चाहिए, बिकॉज दे कीप डेवलपिंग। ये अपडेट होते रहते हैं, बिकॉज रेगुलरली कन्वेंशंस होते रहते हैं, सो यू नीड टू रेफर देम। और करेंगे तो इट्स वेरी गुड। दिस इज अ एड ऑन पॉइंट। बुक्स, केसेस, सबको ही रेफर करेगा। यू शुड रेफर दीज ऑल्सो। नाउ वी हैव स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। The Honorable Supreme Court of Rambo has the jurisdiction in this matter under Article 32 of the Constitution of Rambo, which reads as follows. ये आपका pleadings आ गई हैं, ये हम बाद में कल करेंगे डिस्कस, बट यहाँ से ये आपको मैंने तभी बताया था, आपको इनिशियल हेडिंग देख के पता चल रहा था that this is an original jurisdiction matter, writ petition है, constitutional matter है, वही statement of jurisdiction में लिखा गया है। कोर्ट को पता है, कोर्ट एज्यूम करके चलता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन है, आप कोर्ट को बताएंगे कि है या नहीं। आप सपोज ये पिटिशन की मेमो है, रिस्पोंडेंट अपने मेमोरियल में इस पॉइंट को रिबट कर सकता है कि यहाँ इस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट की तो। सो दिस इज प्रिलिमिनरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। सबसे पहले एंड मोस्ट कॉमन रिबटल जो स्टार्ट होता है वो यही होता है, क्वेश्चन ऑन जुरिस्डिक्शन, कि सामने वाले की को रिबट किया जाता है कि आप ये मैटर इस कोर्ट में कैसे ले आए, ये तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस कोर्ट की। फिर कोर्ट देखता है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है प्रूफ करने का, फिर रिस्पोंडेंट पर, सॉरी पिटिशनर पर। पिटिशनर पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रूफ करने का कि जज साहब आप ही की जुरिस्डिक्शन है, नॉन अदर कोर्ट। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिबटल राउंड में बहुत हेल्प करेगा जब आप रिबटल्स प्रिपेयर करेंगे। देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। व्हाट आर फैक्ट्स? नींद आ रही है तो कल करें क्या?
because this is very very important. I don't want you to miss this. What's the time? लेक्चर है, चलो 10 मिनट और. ये फैक्ट्स हम कल करेंगे, फैक्ट्स हम कल करेंगे. कुछ क्वेश्चन किसी का? हाँ जी. यस, दिस इज एन एग्जाम्पल. हाँ, वैसे नॉर्मली दिस इज जनरली यही होता है. ये इस पर्टिकुलर मूड कोर्ट कंपटीशन ने जो रूल बुक में अपने जो हमने रीड की थी वहाँ पर था. हर एक का अलग होता है, बट दिस इज स्टैंडर्ड, यही रहता है. आपको जुरिस्डिक्शन मेंशन करना है सबसे पहले. अब आप बताइए, वील रिकॉल दिस. अभी जो यहाँ तक हमने मेमो किया, वील रिकॉल दिस एंड देन वील कंक्लूड. ओके, बट अब इसमें मुझे सब बताएंगे. सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर मेंशन करना है. वेरी गुड, कंपटीशन का नेम. देन कोर्ट, किस कोर्ट का नेम? ऑनरेबल कोर्ट, जिनकी जुरिस्डिक्शन, राइट, जिनकी जुरिस्डिक्शन है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जुरिस्डिक्शन कैसे पता चलेगी कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं? जोर से बोलो यार. ठीक है, वेरी गुड. आफ्टर दैट, उसके बाद यहाँ से पता चल जाएगा ओरिजिनल है, एपेलेट है, एपेलेट होगी तो यहाँ पे एपेलेट जुरिस्डिक्शन आएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर ये रिट पिटिशन नहीं है, सिविल है, तो सिविल नंबर आएगा, CNR यू कैन से. ईयर, कौन से ईयर में है. मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर. सॉरी, अंडर आर्टिकल 32 जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की. और वैसे CPC में जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आपको रीड करते हैं आप? सेक्शन, किसी ने भी नहीं. कल पढ़कर आना, कल पढ़कर आना. सेक्शन 9 क्या क्या है उसमें? इफ यू कैन, इफ यू आर कंफर्टेबल आंसरिंग, बता दो. यू आर राइट. हाँ, वेरी गुड. स्टे. हाँ, सेक्शन 9 में क्या है? जुरिस्डिक्शन. सूट्स ऑफ ऑल सिविल नेचर, है ना? थैंक यू, सिट डाउन. कल सब पढ़कर आएंगे. पूछूंगी सबसे पहले आते ही, दिस विल बी माई क्वेश्चन. ओके, देन हेयर आपके मूड प्रॉब्लम का मैटर क्या है. इसमें आर्टिकल 19 एंड 21 है फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद नेक्स्ट, पार्टीज नेम. पहले किसका नाम, बाद में. वेरी गुड. उसके बाद किसके बिहाफ पर है. हाँ, एक और चीज, मेमोरेंडम. पिटिशनर का जो मेमोरेंडम का फ्रंट पेज होता है, कौन से कलर का होता है वो? ब्लू कलर. रिस्पोंडेंट का रेड. मेक श्योर. वेरी गुड. आफ्टर दैट, टेबल ऑफ कंटेंट्स. वेरी वेरी, क्या क्या है इसमें? उसके बाद लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस, फिर लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज. देन अथॉरिटीज के तो आपने कहा ना कि 200 अबव केसेस लिख देते हैं मोस्ट. हाँ, तो इज दिस एनी लिमिट? नहीं, लिमिट नहीं है. एक जनरल जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जो गुड मेमोरियल्स अगर आप देखेंगे ना, आप रेफर करेंगे, उसमें 50-60 से ज़्यादा नहीं होंगे केसेस. दैट्स नॉट एन इशू. बस आपके केस को सपोर्ट करने के लिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए
सफिशिएंट केसेस होने चाहिए, वो 2 भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी 40, 10, 50, बस आपके मैटर को सपोर्ट करना चाहिए, दे शुड, जब आप आर्ग्यू करें। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी इज क्लियर, स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन क्लियर। क्या है जुरिस्डिक्शन, कितने टाइप्स की बताई, एंड टाइप्स, और ओरिजिनल एंड एपेलेट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एपेलेट कोर्ट में क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। वेरी गुड। क्या 10 मिनट्स हो गए, ठीक है, फिर वी हैव कंक्लूडेड। किसी को कुछ क्वेश्चंस? ज्यूरिसडिक्शन, कल के लिए ज्यूरिसडिक्शन पढ़कर आएंगे सब। थैंक यू।